ना हो। ठीक है, तो जैसे कि बोर्ड वर्किंग मेरी होती है, तो आज की क्लास स्पेशली बोर्ड वर्किंग के ऊपर नहीं हो पाएगी। उसके लिए हमें कुछ स्पेशल अरेंजमेंट्स करने हैं, तो वो नेक्स्ट क्लास से हम बोर्ड वर्क करेंगे। ठीक है, जी सर, ठीक है। जी 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 आ रही अच्छा, है। तो आज की हो सकता है हमारी क्लास लंबे ड्यूरेशन की भी ना हो। हम जो थ्योरेटिकल पार्ट कवर कर सकते हैं वो आज की क्लास में कवर करेंगे, थ्योरी की बेस बना लेंगे। उसके बाद जो उसके न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस होंगे या कुछ बोर्ड वर्क होगा, तो वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास से शुरू करेंगे। ठीक है, ठीक है, जी ठीक। सही है। अच्छा, इसके अलावा आप दोनों अब हमारे पास दो और आ गए, सिद्दीक अली और अनस रजा भी ज्वाइन कर रहे हैं। हम लोग ने लास्ट क्लास तक जो डिस्कशन की थी, सिद्दीक अली आप आवाज आ रही है आपको? अच्छा, लास्ट क्लास तक हमने रिस्क एंड रिटर्न के चैप्टर पे डिस्कशन कर रहे थे हम लोग। ठीक है, तो वो रजिस्टर्स आप लोग अपने पास निकाल लीजिए। रजिस्टर में जो हमने रिस्क एंड रिटर्न्स के चैप्टर को स्टार्ट किया था, वो निकाल लीजिए आप अपने पास। जी निकाल लिया वैसे। जी, अच्छा, हमने ये डिस्कशन की थी कि रिस्क और रिटर्न्स क्या होते हैं और इनके दरमियान डिफरेंस क्या होता है, इनकी रिलेशन क्या है, इसके ऊपर हमने बात कर ली थी। रिस्क एंड रिटर्न्स जो है वो बेसिकली दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। जितना आप रिस्क लेंगे उतने आपके रिटर्न्स बढ़ेंगे, ये हमने डिस्कस किया था। फिर हमने इसकी टाइप्स पर भी बात की थी। हमने ये डिस्कशन की थी कि रिस्क की 3 टाइप्स होती हैं, एक रियलाइज है, एक एक्सपेक्टेड है और एक रिक्वायर्ड होता है। सही, अब आप मुझे ये बताइएगा कि लास्ट लेक्चर की जो अंडरस्टैंडिंग है वो मुझे बता दें। शाज़मा, आप बताइए कि रियलाइज रेट क्या होता है? रियलाइज रेट, जी शाज़मा बताइए। सर मैंने तो रिवाइज भी नहीं किया। अच्छा, रिवाइज नहीं किया। आयशा, आप बताइए। सर रियलाइज मीन्स हम जो रिलाई करते कि इतना होना चाहिए, और एक्सपेक्टेड जो आपको मिलता है वो रिस्क होता है। अच्छा, जो रियलाइज, रिक्वायर्ड होता है ना वो एक्सपेक्टेड होता है। और ठीक, देखिए रियलाइज जो है वो पास्ट जो आपने इन्वेस्टमेंट की थी पास्ट ईयर्स के अंदर, जितना आपने उस ईयर्स में कमा लिया है वो रियलाइज है। रियलाइज जो है ना पास्ट इन्वेस्टमेंट का रेट है। ठीक है, और जबकि अगर हम एक्सपेक्टेड बात फ्यूचर। करें एक्सपेक्टेड की, तो एक्सपेक्टेड जो इन फ्यूचर हम इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं उसका एक्सपेक्टेड रेट है। ठीक है, और रिक्वायर्ड हमने जी ये सर। पढ़ा था, रिक्वायर्ड हमने ये पढ़ा था कि कितना हमें जो है वो अर्निंग करनी चाहिए इन्वेस्टमेंट पर। बेसिकली हमारी इन्वेस्टमेंट की एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है, तो हम उस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से कम तो किसी सूरत भी नहीं कमाना चाहते, वरना हमारे पास दूसरी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होती हैं, तो हम उससे ज्यादा ही अर्निंग करना चाहते हैं। तो एक्सपेक्टेड जो है वो आपके पास एक्सपेक्टेड का जो अमाउंट है वो रिक्वायर्ड के इक्वल होना जरूरी है, तो हम कहते हैं कि इक्विलिब्रियम के अंदर मौजूद है। ठीक है, पोजीशन। अच्छा, आपने अगर देखें तो आपने इनके फॉर्मूले भी लिखे हुए थे। सही, और जो रिस्क फैक्टर है, रिस्क फैक्टर को हमने क्या नाम दिया था, रिस्क कैसे मेजर होता है, किस चीज के जरिए हम रिस्क कैलकुलेट करते हैं? रिस्क तो दो तरह का होता है ना, रियलाइज और एक्सपेक्टेड, तो दोनों का अलग अलग फॉर्मूला है। नहीं, रिस्क को कैलकुलेट कैसे किया जाता है लास्ट वीक पढ़ा था, लॉकडाउन में याददाश्त तो नहीं चली गई आप लोगों की? प्रोबेबिलिटी होती है ना। नहीं नहीं, दोबारा देखें आप लोग। रजिस्टर्स हैं आपके पास या वो अवेलेबल नहीं है? सर हैंगे। देखिए उसमें लिखा हुआ है।
सर रिस्क को हम स्टैंडर्ड डिविएशन के जरिए करते हैं और एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न के जरिए करते हैं। जी, जो रिस्क है वो स्टैंडर्ड डिविएशन के जरिए निकाला जाता है। ठीक है, अनस अनम्यूट करें अपना माइक। जी अनस, आवाज आ रही है आपको? अनस, अच्छा, हमने ये तो डिस्कस कर लिया था कि जो इक्विलिब्रियम है वो तो एक्सपेक्टेड और रिक्वायर्ड दोनों इक्वल होने से होता है, और इनके फॉर्मूले भी हमने डिस्कस कर लिए थे। अच्छा, आपने लास्ट टाइम तक अगर रजिस्टर में आप वर्किंग देखें तो आपने एक एक्सपेक्टेड रेट निकाला था। एक्सपेक्टेड रेट का जो आपके पास आंसर आया था वो क्या आया था, उसकी जरा मुझे फिगर कोट कीजिए। सिग्मा पी आई के आई। उसका आंसर क्या आया था? अच्छा, आंसर स्टॉक ए का 8.6 आया था और बी का 4। ठीक है, ये दो हमारे पास बेटा एक्सपेक्टेड रेट आ गए थे। ठीक है, अब इन दो एक्सपेक्टेड रेट के अंदर हमने ये देखना है कि इससे अगर इतनी एक्सपेक्टेशन है तो क्या हमें इस पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। हमने जब रिस्क फैक्टर कैलकुलेट किया तो रिस्क के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमने सीवी कैलकुलेट की थी वो तो बी के साथ जा रही थी कि बी में रिस्क फैक्टर कम है तो हम बी के साथ जाएंगे और बी में इन्वेस्टमेंट करेंगे। लेकिन अगर हमारे पास इन्वेस्टमेंट है और हम शेयर्स खरीदना चाहते हैं तो जो एक्सपेक्टेड रेट हमारी रिक्वायर्ड रेट के इक्वल होगा हम उसको परचेज करेंगे। अब सवाल ये है कि ये एक्सपेक्टेड रेट जो है, रिक्वायर्ड रेट जो है वो कैलकुलेट कैसे होता है। रिक्वायर्ड रेट का एक फॉर्मूला मैंने लिखवाया था, वो देखिए जरा आप लोग अपने पास। रिक्वायर्ड रेट का फॉर्मूला जी सर, के प्लस बीटा के आर एफ प्लस बीटा इंटू एम आर पी, यही फॉर्मूला था। जी सर। ठीक है, अच्छा, इस फॉर्मूले के लिए कुछ डाटा मैं आपको लिखवा रहा हूं और मुझे इससे वैल्यू कैलकुलेट करके बताइए। सबसे पहले लिखें, डाटा बनवा रहा हूं, डाटा की हेडिंग डाल के लिखें के आर एफ इक्वल टू 4%। के आर अनस, आवाज आ रही है आपको? अच्छा, के आर एफ इक्वल टू 4% है और बीटा इक्वल टू 0.8 है। किधर बीटा 0.8 है। लिख लिया आपने? जी सर। इसके बाद आप लिखिए एम आर पी। एम आर पी इक्वल टू रेट प्रीमियम। एम आर पी इक्वल टू 4%। सर ये फॉर्मूला तो मेरे पास लिखा हुआ ही नहीं है। तो देखें, सबसे पहले जो मैंने आपको रिटर्न्स लिखवाए थे, रिटर्न्स की टाइप्स पे हम बात कर रहे थे, तो उसके अंदर जी जी। हमने 3 चीजें लिखी थी। ठीक है, और वो जो 3 चीजें लिखी थी उसमें क्या क्या था? रियलाइज था, एक्सपेक्टेड था और रिक्वायर्ड था। ठीक है, मिल गया। मिल गया? अच्छा, उसमें में आप, वालेकुम अस्सलाम जी, अनस ज्वाइन कर लिया आपने? जी सर।
अच्छा अभी इससे पहले आप ज्वाइन जो कर चुके थे, आपको आवाज आ रही थी हमारी? जी सर, आप कोई डेटा लिखवा रहे थे? ठीक है, सही है। अच्छा सिद्दीका अली आपको आवाज आ रही है मेरी? सिद्दीका अली आवाज आ रही है? ठीक। अच्छा स्टूडेंट्स डाटा नोट करें दोबारा से जल्दी। मैंने आपको डाटा लिखवाया है, KRF इक्वल टू 4% है, बीटा इक्वल टू 0.8 है, और MRP इक्वल टू 4% है। अगेन इस डाटा की मदद से मुझे जल्दी से रिक्वायर्ड रेट कैलकुलेट करके बताएं कि कितना रिक्वायर्ड रेट है, और रिक्वायर्ड रेट का फॉर्मूला आपके पास लिखा हुआ होगा KRF प्लस बीटा इंटू MRP। सर आपने जो पहला के बताया 4%, वो कौन सा था? वो रिक्वायर्ड का था या RF का था? वो KR यानी रिस्क फ्री रेट। सर 0.88 आ रहा है। 0.88 कैसे आया? एक तो 4% आपका KRF है, ठीक है, ये 4% से तो जी आंसर ऊपर ही आएगा ना, उससे कम तो आ नहीं सकता। इसमें ऐड होगा एक और फैक्टर, वो जो फैक्टर ऐड हो रहा है वो क्या है? बीटा इंटू MRP। अब अगर बीटा 0.8 है और MRP 4 है तो 3.2 मल्टीप्लाई करवा के ये बन जाएगा। अब 3.2 में 7.2। प्लस करें पहले वाला 4, तो क्या आंसर आएगा? 7.2। 0.072। 7.2% आएगा। सर यही आ रहा है। 7.2% सबका ये हाँ आया है? सर सही आ रहा है। वो मैंने कर दी, कुछ और ही कर दिया। जी सर यही आ रहा है। नहीं, वो जो 4% होगा ठीक है, हम नहीं लेंगे, यानी कि उसको वो नहीं काटेंगे। परसेंट कितना है? वो 4 ही पूछेगा। 7.2% का जो आपके पास ये आंसर आया है, इसको हम कहते हैं रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। यानी हम ये चाहते हैं कि हम जो इन्वेस्टमेंट करें हमें उस पे 7.2% की मिनिमम अर्निंग होना जरूरी है। अच्छा ये जो रिक्वायर्ड रेट है ना, इसको हम कहते हैं मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न, यानी इतना तो होना चाहिए, इससे कम हुआ तो हम इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। गॉट इट? यस अच्छा अब आप इसका कंपैरिजन करें स्टॉक ए और स्टॉक बी के एक्सपेक्टेड रेट से। आपके पास जो फंड्स अवेलेबल हैं उसकी रिक्वायरमेंट आपकी है, रिक्वायर्ड रेट है 7.2%, यानी ये तो आपको अर्निंग हर हाल में होनी चाहिए अगर आप यहाँ इन्वेस्टमेंट करते हैं तो। लेकिन जब आपने स्टॉक ए का एक्सपेक्टेड रेट देखा कि स्टॉक ए से क्या मिलने की एक्सपेक्टेशन है, तो वो आंसर कितना आ रहा था? 8.6। 8.6। अब आप डिसीजन लीजिए कि क्या आपको इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए। नहीं करनी चाहिए। यस सर। वजह बताइए शाज़मा, क्यों नहीं करनी चाहिए? सर क्योंकि हमें 7.2 तो इतना तो मिलना ही चाहिए, लेकिन ये वाला जो स्टॉक है नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो ज्यादा दे रहा है। 8.6 है। सही है मैं सही है। समझे शायद आप कह रही हैं कि ज्यादा दे रहे हैं तो हमें जो है वो फिर नहीं लेना चाहिए, कम देते तो ले लेते इनसे। नहीं सर करनी चाहिए, 8.6 ज्यादा है इसलिए। 7.2 हमारी रिक्वायरमेंट है और 8.4 है, 6 है, 8.6। 8.6 है। तो ये तो हमारी रिक्वायरमेंट से ज्यादा अच्छा, मिनिमम रिक्वायरमेंट से ज्यादा अच्छी एक्सपेक्टेशन है। तो इसका मतलब कि ये स्टॉक हमारे लिए बेहतर है, इसमें इन्वेस्टमेंट करने से हमें फायदा हो सकता है, तो हमें इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। ठीक है।
अच्छा, अब अगर हम सेम कंपैरिजन स्टॉक बी के साथ करें और अब डिसीजन लेकर बताएं क्या करना चाहिए? नहीं करनी चाहिए। नहीं करनी चाहिए, उसकी क्या वजह है अनस? सर हमारा जो रिक्वायर्ड है वो 7.2 है और हमें एक्सपेक्टेड 4% है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस। ठीक है, यानी हमारे फंड्स की जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो हम कवर नहीं कर पा रहे। ठीक है, हम हमारे पास से ज्यादा बेहतर अपॉर्चुनिटीज मौजूद होंगी तो हम 4% की अर्निंग हमारे लिए कम है। ठीक है, और हमारी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो 7.2 है, तो हमें इस पे इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो डिसीजन लेने का क्राइटेरिया समझ में आया आप लोगों को? जी सर। जी सर। ठीक है, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट इस कॉन्सेप्ट के ऊपर। उसमें लिखिएगा पोर्टफोलियो, ये हेडिंग नोट करें अलग से, पोर्टफोलियो। अच्छा, पोर्टफोलियो क्या होता है इसके ऊपर हम समझते हैं। देखिए, एक होता है स्टैंड अलोन इन्वेस्टमेंट और एक होती है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। इन दोनों में कंपैरिजन करना है। लिख लीजिए कहीं एक जगह अपने पास स्टैंड अलोन इन्वेस्टमेंट और सेकंड लिखिएगा पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। लिख लिया आप लोगों ने? जी सर। जी सर। ठीक है, स्टैंड अलोन इन्वेस्टमेंट और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के दरमियान क्या फर्क है इसको समझिएगा। देखें, अगर आप किसी एक जगह अपने सारे पैसे उठाकर एक जगह इन्वेस्ट कर दें, सारे अमाउंट को किसी एक कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्ट कर दें, तो ये कहलाती है स्टैंड अलोन इन्वेस्टमेंट। ऑल इन्वेस्टमेंट, ऑल सिद्दीका अली, सिद्दीका अली अपना माइक। हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर। जी सर, आवाज आ रही है। ठीक है, अच्छा मैं आपसे कह रहा था कि स्टैंड अलोन इन्वेस्टमेंट हम कहते हैं ऐसी इन्वेस्टमेंट को जो कि हमने किसी एक स्टॉक के अंदर अपने सारे पैसे इन्वेस्ट कर दिए हो, ये स्टैंड अलोन है। और पोर्टफोलियो का मतलब होता है कि हमने अपनी इन्वेस्टमेंट को स्प्लिट करके मल्टीपल स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दिया हो। जैसे कुछ अमाउंट उठा के स्टॉक ए में इन्वेस्ट कर दिया, कुछ बी में लगा दिया, कुछ सी में लगा दिया, कुछ डी में लगा दिया। इस तरह से हमने मल्टीपल स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर दी, तो ये पोर्टफोलियो बन जाता है। यानी मोर देन वन कंपनी के अंदर अगर इन्वेस्टमेंट की जाए तो उसको हम पोर्टफोलियो कहते हैं। यहां तक बात क्लियर हुई? जी सर। जी सर। ठीक है, अच्छा अब हम आते हैं रिस्क के ऊपर। अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं, सब इसका आंसर दे सकते हैं कि स्टैंड अलोन इन्वेस्टमेंट और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में रिस्क ज्यादा किस में है और कम किस में है? स्टैंड अलोन में रिस्क ज्यादा है। स्टैंड अलोन में रिस्क ज्यादा है और पोर्टफोलियो में कम है। जी। आयशा, आपका भी ऐसे ही मानना है? जी सर, तो क्या आयशा, सर अगर हम इन्वेस्टमेंट एक ही कंपनी में कर देंगे, अगर लॉस होगा तो सारा पैसा चला जाएगा, और अगर अलग अलग में करेंगे तो किसी का लॉस होगा, किसी का प्रॉफिट होगा, तो इसलिए रिस्क कम होगा। ठीक है। शाज़मा, आपको आप बताइए। जी सर, एक स्टैंड अलोन में ज्यादा रिस्क है। स्टैंड अलोन में रिस्क ज्यादा है। देखिए, मैं आपको इसको एक एग्जांपल से भी समझाता हूँ। अगर आप एक अपने फ्रेंड से एक शर्त लगाते हैं कि भाई अगर हेड आता है, एक कॉइन लें और उसमें देखें एक हेड आता है, तो आप 20,000 रुपीज विन करेंगे, और अगर टेल आता है तो आप 16,000 रुपीज लूज कर जाएंगे। ये एक शर्त लग गई। ठीक है, एक कॉइन थी हमारे पास, हमने कहा कि हम 100 कॉइन्स लेकर आते हैं, 100 कॉइन्स ले ली
और 20,000 के अमाउंट को 100 पे डिवाइड करेंगे तो 200 पर कॉइन आ जाएगा। और अगर 16,000 के लॉस को 100 पे डिवाइड करेंगे तो 160 पर कॉइन लॉस आ जाएगा। अब अगर इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक हमने कॉइन टॉस की, अगर उसमें हेड आया तो हम 200 विन करेंगे और अगर टेल आया तो 160 लूज कर जाएंगे। लेकिन अगर सारी 100 की 100 कॉइन्स में हेड आ गए तो हम पूरी 20,000 विन करेंगे और 100 की 100 कॉइन्स में टेल आ गया तो हम 16,000 लूज कर जाएंगे। लेकिन स्टैंड अलोन के ऊपर विन या लूज करने का चांस 50-50% है। ठीक है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, और हेड आया तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आप 20,000 विन कर गए और अगर टेल आया तो स्ट्रेट फॉरवर्ड 16,000 लूज कर गए। लेकिन अगर हम 100 कॉइन्स को एक साथ टॉस करें तो कुछ कॉइन्स में हेड आएगा, प्रैक्टिकली देखा जाए तो कुछ में टेल आएगा। ना तो 100 में हेड आकर हम पूरे 20 विन कर सकते हैं और ना ही 100 में टेल आकर हम 16,000 पूरे के पूरे लूज कर सकते हैं। तो कुछ ना कुछ हेड आएंगे और कुछ टेल आएंगे, अल्टीमेटली कुछ ना कुछ हमें फायदा हो जाएगा। तो रिस्क को हमने 100 पॉइंट्स पे डिवाइड कर दिया। अच्छा, रिस्क को डिवाइड करने से क्या हुआ, रिस्क तो कम हो गया, लेकिन दूसरे हैंड पर यह भी ध्यान में होना चाहिए कि हमारे रिटर्न्स भी कम हो गए। ठीक है, तो क्योंकि जब आपने रिस्क को डिवाइड किया तो अब 100 की 100 पॉइंट्स में हेड नहीं आ सकता, इसके चांसेस ना होने के बराबर है। ठीक है, तो अब आप पूरे 20,000 तो विन कर ही नहीं सकते, मुश्किल हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? जी सर। जी सर। जी सर। तो अब आपको ये बात क्लियर हो गई कि जब हम स्टैंड अलोन इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें रिस्क फैक्टर बहुत हाई होता है लेकिन रिटर्न भी ज्यादा एक्सपेक्टेड होते हैं। और जब हम पोर्टफोलियो की तरफ जाते हैं हमारे पास रिस्क फैक्टर रिड्यूस हो जाता है लेकिन साथ साथ हमारे रिटर्न्स भी रिड्यूस हो जाते हैं। अच्छा, अब हमें ये देखना है कि एक पोर्टफोलियो अगर हम बनाएं और उसमें मल्टीपल कंपनीज हों तो क्या हमें वो इन्वेस्टमेंट उन सारी कंपनीज में करनी चाहिए जो हमने पोर्टफोलियो में बनाए हैं या नहीं करनी चाहिए। इसके लिए भी हमें कैलकुलेट करना पड़ता है एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो। अब आप दो अपने पास फॉर्मूले और नोट करें। एक में लिखिएगा एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो, लिख लिया आप लोगों ने? जी सर। हेडिंग नोट की है? हेडिंग क्या नोट की है बताइए? एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो। ठीक है। अच्छा, एक्सपेक्टेड रेट का फॉर्मूला क्या होता था? सिग्मा प्रोबेबिलिटी और वैल्यू के आई और पी आई सिग्मा। ठीक, इसको सॉल्व करने से जो आंसर आता था उसका साइन क्या होता था? के के ऊपर कैप लगाते। यस। ठीक है, अब ये जो के कैप है ये शो करता है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो का फॉर्मूला लिखना है। तो आपने के उसकी साइन में बता रहा हूं, के ऊपर कैप लगाकर नीचे छोटा सा पी बनाना है, बिल्कुल बेस में जाकर उसकी। तो ये कहलाएगा, पी स्टैंड फॉर पोर्टफोलियो है यहाँ पर। तो के कैप और नीचे आई जैसे आप लिखते थे ना उसकी जगह पी लिख दें, पी मतलब पोर्टफोलियो। तो ये पोर्टफोलियो का एक्सपेक्टेड का साइन हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया? ठीक है। अच्छा, अब इसका फॉर्मूला लिखें इक्वल टू करके कि अब इसका फॉर्मूला क्या है पोर्टफोलियो का एक्सपेक्टेड निकालने का?
इसका जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है WA, कैपिटल WA, या स्मॉल भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। WA K कैप A, यानी K कैप क्या है, एक्सपेक्टेड रेट है, और A का मतलब ये स्टॉक A का है, एक कंपनी का है। तो WA इंटू K कैप A, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बराबर में लिखे जाएंगे। WA इंटू K कैप A है, फिर प्लस की साइन लिखें, जी लिख लिया। यस सर। जी सर। अच्छा, उसके बाद सेकंड कंपनी का ऐड करना है, तो अब लिखें WB K कैप B। सर ये ए और बी जो है सब्सक्रिप्ट में जो लिखते हैं इस तरह लिखते हैं छोटा करके? जी जी, ये नीचे लिखना है छोटा, बेस में जाके अपने। WB K कैप B। अच्छा, अब अगर मुझे इसमें तीसरा स्टॉक भी ऐड करना है तो फॉर्मूला आगे क्या करूंगा? WCK कैप C। जी, अच्छा, और फिर डॉट डॉट डालकर आगे तक कर दें, और फिर उसके बाद हो जाएगा WN K कैप N। N का मतलब जितने भी और स्टॉक्स हैं आगे तक टोटल। सर दोबारा बताएं। कहां तक लिखा आपने? सर WB K B तक लिखा है। ठीक है, प्लस WC K कैप C। लिख लिया? जी सर। जी सर। उसके बाद डॉट 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 बीच में डालें, यानी डॉट डॉट इसलिए डलवा रहा हूं कि आगे WD होगा, KD होगा, फिर WE होगा, KE साथ होगा, और चलता रहेगा आगे तक। कहां तक चलेगा? WN और K कैप M तक चलेगा। सही। WN और K कैप N, ये N का मतलब तो समझते हैं ना आप लोग? सर ये N होता है या M है? N, स्मॉल n। N फॉर नेस्ट वाला ना? जी जी, सर ये नंबर ऑफ वैल्यूज जो भी होती हैं वो आता है इसमें। हाँ, मतलब अगर देखें, A स्टॉक एक कंपनी हुई, B स्टॉक सेकंड कंपनी हुई, C स्टॉक थर्ड कंपनी हुई, फिर डॉट डॉट आगे चले गए। अगर टोटल 10 कंपनीज है तो फिर N की जगह पे वो 10th कंपनी का नेम आ जाएगा, और K कैप जी N की जगह पे उसका नेम आ जाएगा। ठीक है, सर ये भी ऐड होगा ना? ये प्लस। सारे ऐड हो रहे हैं, ये सब डॉट डॉट जो बीच में सब प्लस हो रहे हैं। जी सर। ठीक है, अच्छा, अब ये जो W है इसका क्या मतलब है? K कैप का मतलब तो आपको पता है, एक्सपेक्टेड रेट है हर कंपनी का। जी क्लियर है? जी जी। यस सर। जी, अच्छा, अब W का मतलब है बेटा यहाँ पर वेट। W का मतलब है वेट। ये कौन सा वाला वेट है? सर ये वो टाइम पीरियड। सर जितनी इन्वेस्टमेंट की हो। जी जी, ये वेट है WEIGHT, वेट। और ये जो वेट है ये शो कर रहा है कि किस स्टॉक ने अपनी टोटल इन्वेस्टमेंट का कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया है। अमाउंट सर, अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट ना? अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट है इन अ पर्टिकुलर स्टॉक आउट ऑफ द इन्वेस्टमेंट। समझ में आई बात या नहीं? आ गई सर। अच्छा, अब मैं एग्जांपल दे देता हूँ। फर्ज करेंगे बेटा आपने
पोर्टफोलियो में सिर्फ 2 ही कंपनीज रखी हुई हैं। आप चाहे तो 10 कंपनीज का पोर्टफोलियो बना सकते हैं, 100 कंपनीज का पोर्टफोलियो बना सकते हैं, ये आप पर है। लेकिन थोड़ी देर के लिए एज्यूम कर लीजिए कि आप सिर्फ 2 कंपनी का पोर्टफोलियो बना रहे हैं। अच्छा, पोर्टफोलियो के लिए मिनिमम 2 होना तो जरूरी है ना, वरना 1 हुई तो कोई स्टैंड अलोन हो जाएगी। मिनिमम 2 होना जरूरी है पोर्टफोलियो के लिए, ठीक है? जी सर। अच्छा, अब मैं आपको सिंप्लिसिटी के लिए सिर्फ 2 कंपनीज की ही एग्जांपल दे देता हूं कि आप 2 कंपनीज का पोर्टफोलियो बना रहे हैं, ठीक है? अब 2 कंपनीज का अगर आप पोर्टफोलियो बना रहे हैं और आपके पास अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो टोटल 1 लाख रुपीस का है, ये टोटल इन्वेस्टमेंट है आपके पास। अब इस 1 लाख को अगर आप सिर्फ कंपनी ए के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो आपकी जो एक्सपेक्टेड अमाउंट है वो 8.6% है, जो कि हमने स्टॉक ए का रिटर्न देखा था। और अगर आप यही पूरे 1 लाख का अमाउंट आप स्टॉक बी में ले जाकर इन्वेस्ट कर देते हैं तो आपको एक्सपेक्टेड 4% मिलेगा। यहां तक बात समझ में आ रही है? लेकिन अब मैं ये चाहता हूं कि मैं ना सिर्फ स्टॉक ए में इसको इन्वेस्ट करूं, ना सिर्फ स्टॉक बी में इसको इन्वेस्ट करूं, बल्कि मैं इसको दोनों कंपनीज के अंदर कुछ अमाउंट इन्वेस्ट कर दूं, ए में भी कुछ बी में भी, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट हो जाए, ताकि हमारा रिस्क जो है ना वो किसी एक कंपनी का वो डिवाइड हो जाए 2 में। तो इसके लिए मुझे सबसे पहले ये डिसीजन लेना होगा कि मैं स्टॉक ए में कितना इन्वेस्ट करना चाहता हूं और बी में कितना इन्वेस्ट करना चाहता हूं। अब मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको कि स्टॉक ए जो है ना, मैं चाहता हूं स्टॉक ए में हम अपनी 70,000 की इन्वेस्टमेंट करें, 60,000 लगा ले चले। 60,000 आउट ऑफ 1 लाख हम इन्वेस्ट करने जा रहे हैं स्टॉक ए में, ठीक है? और 40,000 की इन्वेस्टमेंट हम करने जा रहे हैं स्टॉक बी में आउट ऑफ 1 लाख, ठीक है? तो WA का फॉर्मूला, WA का अमाउंट आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? 60,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख। वेट ऑफ ए जो है, ए का जो वेट है वो कैसे आ रहा है? 60,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख। 0.6। जी सर। 60,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख करने से जो आंसर आएगा वो 0.6 होगा। अब 0.6 का मतलब कि हमने अपनी टोटल इन्वेस्टमेंट का तकरीबन 60% स्टॉक ए में इन्वेस्ट की है। अच्छा, इसी तरीके से मुझे वेट ऑफ बी भी कैलकुलेट करके बताएं, उसका आंसर क्या आएगा? 0.4। 0.44 40%। 0.4 हो गया। अब दोनों के वेट्स भी आपके पास आ चुके हैं, दोनों के एक्सपेक्टेड रेट हमने लास्ट क्लास में सॉल्व किए थे, वही वाली एग्जांपल हम कंटिन्यू करते हैं। तो मुझे इन दोनों का आप एक्सपेक्टेड पोर्टफोलियो रिटर्न कैलकुलेट करके बताएं, जो फॉर्मूला भी लिखवाया था उसमें डालकर। $6.76 6.76 जी। आयशा, आपका क्या आ रहा है? आयशा
6.76 आ रहा है। Aisha, are you there? ठीक है, अच्छा 6.76%, ये इसको इंटरप्रेट करें अनस, क्या ये शो क्या कर रहा है 6.76%? मतलब हम 1 लाख अगर इन्वेस्ट करेंगे ना तो हमें जो रिटर्न मिलेगा हमारे पोर्टफोलियो के हिसाब से वो 6.76। आपकी आवाज थोड़ी क्लियर नहीं आ रही। शाज़मा, आप एक्सप्लेन करें बेटा इसको, क्या क्या होगा? सर शायद इसका मतलब ये कि 1 लाख जो है वो हमने इन्वेस्टमेंट की है, तो एक स्टॉक में जो है वो 6.76 हमें एक में डालना पड़ेगा और दूसरे में इतना डालना पड़ेगा शायद। नहीं, देखें, अगर हम जो 1 लाख की इन्वेस्टमेंट है वो सिर्फ ए में करते तो हमारी जो एक्सपेक्टेड इनकम होती वो 8.6% होती, और अगर हम वो पूरा 1 लाख उठाकर बी में इन्वेस्ट कर देते तो हमारी एक्सपेक्टेड इनकम 4% होती। लेकिन अगर हमने दोनों का पोर्टफोलियो बनाया और दोनों में कुछ ना कुछ पार्ट बनाकर इन्वेस्ट किया, सारा अमाउंट किसी एक में नहीं लगाया, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की तरफ गए, तो हमें दोनों में मिलाकर टोटल एक्सपेक्टेड जो है वो 6.76% है। ओह, ठीक ठीक सर। क्लियर हुई बात? यस सर। ये एक्सपेक्टेड इनकम पूरे पोर्टफोलियो की है, अभी किसी एक स्टॉक की नहीं रही। ठीक है, अच्छा, थोड़ी देर पहले अगर आपको याद होगा हमने रिक्वायर्ड रेट कैलकुलेट किया था। जी सर। रिक्वायर्ड रेट जिसका डाटा मैंने आपको लिखवाया था, KRF का अमाउंट 4% था, बीटा 0.8 था और MRP 4% था। लिखवाया था ये? यस सर। अच्छा, अब इसके अंदर जो बीटा की वैल्यू है उसकी डेफिनेशन पता है किसी को कि बीटा क्या शो करता है? क्या बताया था बीटा? सर सेंसिबिलिटी ऑफ स्टॉक शो करता है। सेंसिटिविटी ऑफ स्टॉक। अच्छा, अगर ये सेंसिटिविटी ऑफ स्टॉक शो करता है तो ये जो 0.8 है ये कौन से स्टॉक की सेंसिटिविटी थी? ये तो मैंने नहीं लिखवाया। अब हम इसको कोई एक स्टॉक का नाम दे देते हैं। लेट से ये बीटा स्टॉक ए का था, क्योंकि हर स्टॉक का बीटा अलग अलग होता है। यस सर। ठीक है, तो ये बीटा जो है वो स्टॉक ए का बीटा था 0.8। अच्छा, KRF जो है ना वो सब में कॉमन होता है, उसका पर्टिकुलर स्टॉक से कोई ताल्लुक नहीं है। जो MRP होता है वो भी कॉमन होता है, उसका भी किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक से कोई ताल्लुक नहीं होता। सिर्फ एक पर्टिकुलर स्टॉक के लिए हमें बीटा जो है ना बस वो यूज करना पड़ता है, और बीटा जो 0.8 मैंने लिखवाया था वो स्टॉक ए के हवाले से था, ये आप लिख लीजिए। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपने रिक्वायर्ड रेट कैलकुलेट किया था 7.2%, वो रिक्वायर्ड रेट कौन से स्टॉक से था? स्टॉक ए का रिक्वायर्ड रेट था। ठीक। वो रिक्वायर्ड रेट 7.2% किससे था? स्टॉक ए से। स्टॉक ए से था। इट्स मीन कि अगर हम अपनी इन्वेस्टमेंट स्टॉक ए में करेंगे तो हमारी रिक्वायरमेंट 7.2% की। लेकिन अगर अब मैं आपसे कहूं कि स्टॉक बी के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं और स्टॉक बी का जो बीटा है वो अगर मैं आपसे कहूं वो है 0.2,
स्टॉक बी का बीटा 0.2 है, 4.8। लिख लिया। अगर स्टॉक बी का बीटा 0.2 हो तो स्टॉक बी का रिक्वायर्ड रेट कैलकुलेट कर लें। 4.8 हो गया। 0.8। जी 4.8 आ रहा है, समझ में आ गया ये सबको कैसे निकाला होगा? जी सर सर। अब आवाज आ रही है मेरी? कनेक्शन का जी ऐसा आ रही है। सर 4.8 आ रहा है। जी 4.8 आ रहा है। शाज़मा आपका तो आ गया 4.8, बिल्कुल सही भी आ रहा है। अनस आप बताएं 4.8 ही आ रहा है या कुछ और है? आयशा सर 4.8 ही है। 4.8 ही आ रहा है, सही है। जी। अच्छा अब 4.8 जो है ना, ये बेटा शो क्या कर रहा है? ये शो कर रहा है कि अगर हम स्टॉक बी में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमें कम से कम 4.8% की अर्निंग रिक्वायर्ड है, ठीक है। और स्टॉक बी का जो एक्सपेक्टेड था वो तो 4% था। स्टॉक बी का जो एक्सपेक्टेड है वो कितना था? 4%। 4%। इसका मतलब ये है कि हम स्टॉक बी के अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट, अगर हम सिर्फ ये फैसला करें कि स्टॉक बी में लगाना है तो हम नहीं लगाएंगे, क्योंकि वो हमारी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर रहा, सही। और ए रिक्वायरमेंट को पूरी कर रहा था, लेकिन हम किसी एक में इन्वेस्ट ही नहीं करना चाह रहे। अब हम जा रहे हैं पोर्टफोलियो की तरफ, अब हम दोनों में मिलाकर इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। अब अगर हम दोनों में मिलाकर इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो पोर्टफोलियो का एक्सपेक्टेड रेट अभी आपने कैलकुलेट कर लिया, जो आ रहा था 6.76%। पूरे पोर्टफोलियो का एक्सपेक्टेड है, जी समझ में आया? जी सर। यस सर। ठीक है। अब मुझे पूरे पोर्टफोलियो का रिक्वायर्ड रेट कैलकुलेट करना है कि पोर्टफोलियो से रिक्वायर्ड कितना है। हमने बेटा रिक्वायर्ड सिर्फ ए का निकाला, हमने रिक्वायर्ड सिर्फ बी का निकाला, अब हमें रिक्वायर्ड पूरे पोर्टफोलियो का निकालना है। बात समझ में आ रही है? जी। अच्छा अब मुझे ये बताएं कि पोर्टफोलियो का रिक्वायर्ड निकालेंगे किस तरह से हम? सर ये जो के लिखा हुआ है एक्सपेक्टेड में रिक्वायर्ड का जो हमने जी आपने लिखवाया है, तो वो हमें यहाँ पे ये पुट करना है ना 6.76। नहीं बेटा नहीं, ये एक्सपेक्टेड है, इसका रिक्वायर्ड से कोई ताल्लुक नहीं होगा। अच्छा अच्छा अच्छा। देखो रिक्वायर्ड का फॉर्मूला क्या है, पहले ये बताओ। KRF प्लस बीटा KRF इंटू MRP। ठीक है। अच्छा अब इसमें जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि KRF जो है वो कॉमन होता है, उसका इंडिविजुअल स्टॉक पोर्टफोलियो से कोई ताल्लुक नहीं होता, तो ये नहीं तो अपनी जगह बिल्कुल वैसे ही रहेगा। MRP जो है ना वो भी कॉमन होता है, उसका भी किसी पर्टिकुलर स्टॉक या पोर्टफोलियो से ताल्लुक नहीं होता, वो भी ऐसे ही रहेगा। स्टॉक वाइज जो चीज चेंज हो रही थी वो क्या चीज थी? बीटा। बीटा। इसका मतलब यही वो चीज है जो पोर्टफोलियो में भी चेंज हो जाएगी। समझ में आ रही है बात? जी। क्या करना है वो देखो बेटा। अब आपने जो है वो पोर्टफोलियो का बीटा कैलकुलेट करना है। क्या करना है? बीटा कैलकुलेट करना। पोर्टफोलियो का बीटा कैलकुलेट करना है। अगर ये कैलकुलेट हो गया तो आप इसको रिक्वायर्ड रेट वाले फॉर्मूले में डालकर पूरे पोर्टफोलियो का रिक्वायर्ड रेट कैलकुलेट कर लेंगे। ओके। 52। अच्छा अब पोर्टफोलियो जो बीटा है इसकी साइन आप किस तरह लिखेंगे? पहले तो बीटा लिखकर और नीचे छोटा सा पी बना देना है आपने। ठीक है। यस सर।
अच्छा, अब ये जो पोर्टफोलियो है, इसका जो बीटा आपने साइन तो लिख दी, लेकिन ये पोर्टफोलियो का बीटा कैलकुलेट कैसे होगा? हमारे पास तो स्टॉक ए का बीटा अलग है, स्टॉक बी का बीटा अलग है, इनका पोर्टफोलियो बीटा कैसे आएगा? सर वही दोनों बी को प्लस ए बी करके सर सम कर लेंगे शायद। नहीं, अच्छा बेटा ये ध्यान में रखो कि जब कभी भी पोर्टफोलियो की तरफ किसी चीज को कन्वर्ट करना हो तो वेट का इस्तेमाल करना होता है। सही है। W जिस तरह हमारे पास एक्सपेक्टेड अलग अलग था, तो हमने उससे एक्सपेक्टेड बीटा कैसे बनाया? वेट के जरिए बनाया। सही सर। बिल्कुल इसी तरीके से बीटा हमारे पास अलग अलग है, और अगर हम इसको पोर्टफोलियो बीटा में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हमें वेट यूज करने होंगे। सही। WAPA प्लस WBPBP। देखें, इसका जो फॉर्मूला है जनरलाइज फॉर्मूला, अभी हम इस दो स्टॉक को छोड़ दें, जनरलाइज फॉर्मूला क्या बनेगा? बीटा की साइन और पी आ गया पोर्टफोलियो बीटा, इक्वल टू बीटा ए, आवाज आ रही है? यस सर। बीटा ए जो है वो वेट ए आएगा और बीटा ए आ जाएगा, फिर वेट भी आएगा और बीटा भी आ जाएगा, और डॉट डॉट आ जाएंगे इस तरह, और फिर वेट एन और बीटा एन आ जाएगा। ये जनरलाइज फॉर्मूला हो जाएगा इसका। दोबारा से बताएगा। बीटा जो है ना, पोर्टफोलियो बीटा का फॉर्मूला बता रहा हूं, WA इंटू बीटा ऑफ ए, ठीक है? जी जी। अच्छा, फिर WB इंटू बीटा ऑफ बी, लिख लिया? जी सर। अच्छा, फिर डॉट डॉट डालकर WN और बीटा एन हो जाएगा, यानी जितने भी बीटा होंगे उतने ही वेट्स भी होंगे, तो फिर उन सबको हम एडअप कर लेंगे तो आपके पास पोर्टफोलियो बीटा आ जाएगा। ये तो बेटा इसका जनरलाइज फॉर्मूला है, लेकिन अब मुझे बताएं कि आपके पास सिर्फ दो स्टॉक हैं फिलहाल, और दोनों के बीटा भी आपके पास हैं, दोनों का वेट भी आपके पास है, अब पोर्टफोलियो बीटा निकाल सकते हैं? यस सर। बताइए क्या आएगा आंसर? दूसरे का बीटा क्या था? 0.2 था। 0. 0.56। 0.56 ज्यादा गलत होगा। नहीं नहीं सही है। अच्छा 0 पॉइंट है, ठीक है ठीक है, 0 पॉइंट तो सही, मैं 5 समझ रहा था। अब बाकी भी चेक कर लेंगे, यही आ रहा है। जीरो 0.56 आ गया, ठीक है। अच्छा आयशा आपका आया? 0.56। ठीक है। अच्छा बेटा ये जो आ गया 0, सही है। सिद्दीका बड़ी देर बाद आपकी आवाज आई है। सर मैं तो कंटिन्यूअसली बोल रही हूँ।
आप बोल रही हैं, मुझे समझ में नहीं आया कि सर मैं असल काफी में देर से आपकी आवाज, आपको। सर आवाज बहुत कट कट के आ रही है आपकी। अच्छा अच्छा। TCL का अच्छा इंटरनेट। बेटा, हाँ वो इंटरनेट का इशू होगा। अच्छा बेटा, अब आपके पास पोर्टफोलियो 0.56 आ गया, ठीक है, पोर्टफोलियो का बीटा। अब मुझे पोर्टफोलियो का रिक्वायर्ड रेट कैलकुलेट करके बता दें, जिसका फॉर्मूला वही है KRF प्लस बीटा इंटू MRP, बस बीटा अब पोर्टफोलियो का यूज होगा। सिक्स पॉइंट टू फोर 6.24 6.24। बाकी भी चेक करें, यही आ रहा है। सर मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी आ रही है। अब सर रिपीट कीजिएगा, आपकी आवाज बिल्कुल चली गई थी। मैंने आपने ये क्या कहा कि मालूम कर पोर्टफोलियो, मैंने रिक्वायर्ड रेट कैलकुलेट करने को कहा था पोर्टफोलियो का। अच्छा ओके सर। जी सर हो गया। क्या आंसर आ रहा है? 6.24। 6.24। 6.24 आपके पास आंसर आ रहा है, ठीक है। शाज़मा आपका भी यही आ रहा था? जी सर। आयशा आपका? 6.24 ठीक है, और सिद्दीका आपका? सिद्दीका आवाज आ रही है? अच्छा, अब आपको बेटा एक काम करना है, 3 कॉलम्स बनाने हैं, 3 कॉलम्स बनाइए, बल्कि 4 कॉलम्स बनाइए, ठीक है। पहले कॉलम के ऊपर हेडिंग आएगी स्टॉक, पहले कॉलम के ऊपर हेडिंग आएगी स्टॉक, ठीक है। अच्छा, स्टॉक में 3 बातें लिखनी है। नंबर 1 ए, उसके बाद एक लाइन छोड़कर फिर बी, फिर एक लाइन छोड़कर पोर्टफोलियो। लिख लिया? जी। स्टॉक की हेडिंग आई ऊपर कॉलम में, स्टॉक में हमारे पास एक ए स्टॉक है, फिर एक लाइन छोड़कर एक बी स्टॉक है, फिर एक और लाइन छोड़े, फिर वो पोर्टफोलियो है। अच्छा, अब सेकंड कॉलम बनेगा के कैप के नाम से, यानी एक्सपेक्टेड रेट के नाम से। जी सर। के कैप एक्सपेक्टेड रेट। जी सर। और थर्ड कॉलम बनाएंगे रिक्वायर्ड रेट के नाम से। जी जी सर। ठीक है, अब मुझे जो आपने रिजल्ट्स निकाले हैं ना इन सबके, वो इसमें प्लॉट कर दें सारे रिजल्ट्स। स्टॉक ए भी जो 8.6 और 4% आया था वो डालना है।
दोबारा बोलिए। जो स्टॉक ए एंड बी लिखवाया आपने उसके अंदर जो हम लोग ने 8.6% निकाला था और 4% बी का निकाला था, वो पुट ऑन करेंगे। हाँ हाँ हाँ, जो जो आपने रिजल्ट्स निकाले थे वो पुट करें आप। जी सर, कर दिए पुट। डन सर। बताइए, जी कर सर, दिया डन। सबने? जी। यस। शाज़मा हो गया आपका? सर नहीं, वो मैं किसी से बात कर रही थी, मुझे याद नहीं रहा क्या बोला आपने। मैंने ये आपने कॉलम्स बनाए जी, हैं? कॉलम्स बना लिए रिक्वायर्ड रेट तक। रिकॉर्ड डेट तक बना दी है, उसमें मैंने कहा था डाटा पुट कर दीजिए जो जो आपने रिजल्ट्स निकाले हैं इसके। ठीक। स्टॉक ए का एक्सपेक्टेड, स्टॉक ए का रिक्वायर्ड, स्टॉक बी का एक्सपेक्टेड, उसका रिक्वायर्ड, सही पोर्टफोलियो का एक्सपेक्टेड और पोर्टफोलियो का रिक्वायर्ड। सही है सर, कर दिए। ठीक है, अब लास्ट कॉलम है डिसीजन का। कि अब हम डिसीजन क्या लें। डिसीजन लेने का जो क्राइटेरिया है वो क्या है? वो है कि एक्सपेक्टेड रेट शुड बी इक्वल टू और ग्रेटर देन रिक्वायर्ड रेट। क्या है क्राइटेरिया? एक्सपेक्टेड रेट शुड बी इक्वल्स टू रिक्वायर्ड रेट इक्वल टू और ग्रेटर देन, और ग्रेटर देन। यानी एक्सपेक्टेड ग्रेटर भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है रिक्वायर्ड के, तो आप उस स्टॉक को इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, और अगर कम होगा तो नहीं करेंगे। अब इस डिसीजन क्राइटेरिया पर स्टॉक ए का फैसला करें। सर नहीं। नहीं करेंगे सर। दोबारा चेक करें। फिर इन्वेस्टमेंट करेंगे। रिक्वायर्ड सर करेंगे। सॉरी क्योंकि ग्रेटर देन पूछा गया ना, एक्सपेक्टेड ग्रेटर। should be equal to and greater than required rate। सर करेंगे करेंगे। क्योंकि ग्रेटर देन है। जी करेंगे क्योंकि ग्रेटर है। ठीक है, तो अच्छा बी का डिसीजन लें। नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। नहीं करेंगे, सही। और पोर्टफोलियो का डिसीजन लें। करेंगे। करेंगे। पोर्टफोलियो का डिसीजन ये है कि करेंगे। ठीक है, क्योंकि पोर्टफोलियो का एक्सपेक्टेड है 6.76 और पोर्टफोलियो का रिक्वायर्ड है 6.24।
तो रिक्वायर्ड से एक्सपेक्टेड तो ज्यादा हो रहा है थोड़ा, जी सर। ठीक है, तो इसका मतलब हम करेंगे, सही है। जी सर। तो ये हो गया बेटा आपके पास सिंगल सिंगल भी हमने देख लिया और हमने पोर्टफोलियो की फॉर्म में भी देख लिया। अच्छा, पोर्टफोलियो में फिलहाल हमने कितनी कंपनीज रखी हैं? मोर टू देन 2। कंपनीज। फिलहाल इस वक्त जो आप सॉल्व कर रहे हैं, 2 रखी हैं। 2 रखी हुई 2 हैं, रखी हैं। एक है और एक बी है। लेकिन ये पेपर में बेटा 3 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं, ठीक है। नॉर्मली तो 2 ही रखते हैं, बट 3 तक भी कभी कभी आया है। बट 3 आए, 4 आए, 5 आए, तरीका यही है करने का। समझ में आ गया ये? जी सर। जी सर। ठीक। ये जो मेन पार्ट है इस चैप्टर का वो हमारा कवर हो गया। इस चैप्टर में अब एक और जो कंसेप्ट है वो है आपके पास SML के नाम से। नेक्स्ट हेडिंग नोट करें, SML। न्यू टॉपिक है। इसी चैप्टर का टॉपिक दूसरा है। सर SML या N? SML। ये सब कैपिटल में है और SML का मतलब है सिक्योरिटी मार्केट लाइन। जी सर। SML stands for सिक्योरिटी मार्केट लाइन। सिक्योरिटी मार्केट मार्केट लाइन। लाइन। सिक्योरिटी मार्केट लाइन जो है ये शो क्या करती है? SML क्या शो कर रही है? SML shows the relationship between beta and expected rate of return, beta and required rate of return, sorry. Between Beta and required rate of return. जी बेटा, देख लिया? जी सर। अच्छा, जब हमें ये बता दिया गया है कि ये एक लाइन है और रिलेशनशिप बता रही है ये लाइन दो चीजों के दरमियान, तो वो जो दो चीजें हैं जिनसे ये लाइन क्रिएट होगी, डेफिनेटली वो आप ग्राफ पर प्लॉट करते हैं। सही है? जी सर। अब आप एक काम कीजिए, एक ग्राफ बनाइए। एक y एक्सिस और एक x एक्सिस का एक ग्राफ बनेगा। अच्छा, वो ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही होना चाहिए, एक वो जो 4 क्वाड्रेंट वाला ग्राफ होता है वो नहीं बनाना है। सही सर। ठीक है? सर आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी, सिद्धिका आ रही है। सर आप फिर से एक्सप्लेन कीजिएगा SML को। SML shows the relationship between जी सर, आगे। beta and required rate of return.
जी अरे लिख लिया बेटा, y एक्सिस पे क्या रखेंगे? जी सर। ग्राफ बना लिया पहले जी बताएं। सर मैंने जी ग्राफ सर। बना लिया। ठीक है, अच्छा अब जब ग्राफ बना लेंगे तो उसके y एक्सिस पर और x एक्सिस पर क्या रखा जाता है, सबसे पहले तो आपको एक जनरल क्राइटेरिया मैथ्स के अंदर पता होना चाहिए। जनरल क्राइटेरिया क्या है वो आप बताइए। सर जो चीज इंडिपेंडेंट होती है वो एक्स एक्सिस पे रखी जाती है, जो इंडिपेंडेंट होती है वो वाई एक्सिस पे रखी जाती है। गुड, बिल्कुल ऐसे ही है, इंडिपेंडेंट को x और डिपेंडेंट को y पे रखा जाता है। अच्छा अब मुझे ये बताइए कि हमने अभी ये कहा कि SML में दो चीजों की रिलेशन बताई जाती है, वो दो चीजें कौन कौन सी हैं? बीटा और रेट ऑफ रिक्वायर्ड रेट। बीटा और रिक्वायर्ड रेट। तो यही दोनों चीजें हमें y और x एक्सिस पर प्लॉट करनी होंगी। अब इनमें से फैसला करें कि डिपेंडेंट कौन सा है और इंडिपेंडेंट कौन सा है। बीटा डिपेंडेंट है और रिक्वायर्ड रेट ऑफ बीटा डिपेंडेंट है और बीटा इंडिपेंडेंट है। आयशा आपको ऐसा क्यों लगता है? सर क्योंकि डेटा जो गिवन दे रहा है वो डिपेंडेंट होगा तो उसके ऊपर इंडिपेंडेंट बीटा करेगा। बीटा की वैल्यू गिवन होती है तो रिक्वायर्ड कैलकुलेट होता है। यस। तो डिपेंडेंट। आ रही बात समझ में? जी जी। बीटा की वैल्यूज गिवन होती हैं तो रिक्वायर्ड कैलकुलेट होता है। जी जी। बीटा चेंज करते रहे रिक्वायर्ड चेंज होता रहेगा, ऐसा ही है। जी यस सर। यस सर। तो इसका मतलब बीटा इंडिपेंडेंट हो गया यस सर। और रिक्वायर्ड रेट डिपेंडेंट हो गया उसके ऊपर। एग्रीड? यस सर। तो अब आप रिक्वायर्ड रेट को रख लीजिए y एक्सिस पर और इंडिपेंडेंट को रख लीजिए x एक्सिस पर, यानी बीटा को। अच्छा ये बताइए कि अगर एक स्ट्रेट लाइन की बात की जाए किसी ग्राफ के ऊपर, तो स्ट्रेट लाइन हमेशा एक लीनियर इक्वेशन से जनरेट होती है, ऐसा ही है ना? जी सर। अच्छा लीनियर इक्वेशन में हमारे पास एक इक्वेशन हमने रिग्रेशन में भी स्टैटिस्टिक्स के अंदर हो सकता है आप लोगों ने पढ़ी हुई हो, वो होती है y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स के नाम से। पढ़ा है आपने? सर दोबारा बोलिएगा। एक इक्वेशन पढ़ी है आपने y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स? यस सर, ये जनरल इक्वेशन होती है, लीनियर इक्वेशन। जी, इसमें a जो है ये क्या शो करता है, b जो है वो क्या शो करता है, और x और y क्या शो करता है, ये जरा बता दीजिए जल्दी से। ये स्लोप वाला है सर। b जो है ना वो स्लोप होता है, सही है? ए एक्सिस होता है, बी स्लोप होता है और वाई एक्सिस आपका होता है वो जो आपने लिखवाया है। सही, ये वाई इंटरसेप्ट होता है, एक्स इंटरसेप्ट होता है और स्लोप और बी स्लोप होता है और ए पता नहीं क्या होता है। y डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और b जो है वो स्लोप होता है और a जो है वो y इंटरसेप्ट होता है। आ रहा है समझ में? जी सर। जी समझ में आया या नहीं? जी सर। जी सर, आ गया। ठीक है, अच्छा अब इसके अंदर ये बताइए बेटा कि y इंटरसेप्ट क्या चीज होती है? जिसमें एक्स जो होता है वो 0 होता है। वेरी गुड। x को अगर 0 कर दिया जाए तो y इंटरसेप्ट y की वैल्यू बन जाती है, ठीक है?
अगर आप a प्लस बी एक्स की इक्वेशन में x को 0 कर दें तो ऑफकोर्स वो b से मल्टीप्लाई होकर वो टर्म खत्म हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तो y इज इक्वल टू a बच जाएगा खाली, और a क्या था, y इंटरसेप्ट था। क्लियर? समझ में आ रही है बात या नहीं? सर x जो है वो 0 हो जाएगा तो a भी बचेगा ना? a बचेगा खाली, वो y इंटरसेप्ट है। नहीं b नहीं बचेगा, b भी तो बचेगा। नहीं, b तो मल्टीप्लाई हो रहा है ना x से, अगर x ही 0 है तो b उससे मल्टीप्लाई होकर b भी खत्म हो गया। जी सर। ठीक है, y तो इक्वल टू a बचेगा। y खाली a के बराबर बच जाएगा बस। यस सर। जो a है ना बेटा वो y इंटरसेप्ट होता है, और y इंटरसेप्ट ये बताता है कि अगर x को खत्म कर दिया जाए तो जो y की वैल्यू है उस वक्त भी जब x कुछ नहीं आ रहा, x सिफर है, तो y की जो वैल्यू है वो आपकी कहलाती है y इंटरसेप्ट। और जो इक्वेशन रिक्वायर्ड रेट की है, और से सुनिएगा बेटा बात को, रिक्वायर्ड रेट की इक्वेशन, पहले आप इक्वेशन ऊपर लिखें y इक्वल टू बी ए प्लस बी एक्स, उससे अगली ही लाइन में बिल्कुल उसके सामने सामने लिखिएगा y के नीचे लिखें के आर सॉरी रिक्वायर्ड रेट, a के नीचे लिखें के आर एफ, प्लस के नीचे प्लस, बीटा b के नीचे आ जाएगा, और x के नीचे एम आर एफ वो आ जाएगा, एम आर एफ, एमआरपी सॉरी, MRP। सर अगेन बताएं। आपने एक इक्वेशन लिखी ऊपर y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, जी सर। उससे नीचे वाली लाइन में रिक्वायर्ड रेट की इक्वेशन बिल्कुल उससे मैचिंग कराते हुए लिख लें। बेसिकली मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि ये जो रिक्वायर्ड रेट की इक्वेशन है ये एक लीनियर इक्वेशन ही है। समझ में आई बात या नहीं? जी सर आ गया। जी सर आ गई। अब इसमें जो KRF है वो रिस्क फ्री रेट आपका y इंटरसेप्ट है, यानी अगर x को सिफर भी कर दिया जाए तो भी इसकी कोई ना कोई वैल्यू जरूर होगी। ठीक है जी सर। अच्छा, अब जो है वो आप क्या करेंगे कि जो एक ग्राफ आपने बनाया, इसका मतलब ये है कि जो भी लाइन जो ड्रॉ होगी वो लाइन जीरो ओरिजिन से नहीं उठ सकती, वो लाइन थोड़ा सा ऊपर से ही उठेगी। ये बात समझ में आई या नहीं? जी सर। ओरिजिन से नहीं उठ सकती, उससे थोड़ा सा ऊपर वाई एक्सेस वाली पोर्शन में जीरो से थोड़ा सा ऊपर से जाएगी, क्योंकि वाई इंटरसेप्ट मौजूद है सवाल में KRF की शक्ल में कि जीरो नहीं हो सकता रिटर्न कभी भी, तो KRF तो लाजमी रहेगा। एग्री? जी सर। अच्छा, अब मुझे आपने क्या करके बताना है, एक्स एक्सिस पर आप क्या रख रहे थे, एक्स एक्सिस पे आप बीटा की वैल्यूज रख रहे थे। बीटा की वैल्यूज बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस के साथ रखना शुरू करें, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8। बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस के साथ रखना शुरू करिएगा, बिल्कुल बराबर बराबर गैप होना चाहिए। 1 सेंटीमीटर का ले लें या 2 सेंटीमीटर का ले लें, वो आपकी मर्जी है। जी सर। जी सर। अच्छा, अब आपने जो y एक्सेस है उस पे रिटर्न्स की वैल्यू रखनी है,
तो वो आप रखें 2%, 4%, 6%, 8%, 10%, 2% के इंटरवल से रखें वैल्यूज, बिल्कुल बराबर गैप से। सर जीरो से थोड़ी ऊपर, जी जीरो से थोड़ी ऊपर करके ना। नहीं नहीं नहीं, 2% के गैप से जीरो से स्टार्ट करें ना। जीरो से पहले अगला स्लॉट 2% पे आएगा, उससे नेक्स्ट 4 पर आएगा, उससे नेक्स्ट 6 पर आएगा, उससे नेक्स्ट 8 पर आएगा। रख लिया? जी सर। ठीक है। अब सबसे पहले तो आप स्टॉक ए की बात कर रहा हूं, मैं भी बी पे नहीं जा रहा, ये जहन में रखिएगा। इस वक्त हम बात कर रहे हैं स्टॉक ए पर, ठीक है। जी जी सर। किसी भी लाइन को प्लॉट करने के लिए ग्राफ पर 2 पॉइंट लाजमी चाहिए होते हैं, ऐसा है या नहीं? जी सर 2 पॉइंट चाहिए होते हैं या नहीं? जी सर। अच्छा, इसमें एक पॉइंट, अच्छा पॉइंट बनता है हमेशा एक्स और वाई एक्सेस पे जो चीजें रखी है उसकी कॉम्बिनेशन से। तो मुझे ये बताएं कि स्टॉक ए जो है उसका बीटा 0.8 है और उसका रिक्वायर्ड रेट जो कि वाई एक्सेस पे चल रहा है वो 8.6 आ रहा था 0.8 के बीटा पे। सर नहीं 7.2 आ रहा है ना? 7.2, सॉरी 7.2 आ रहा था, ऐसे ही था। जी जी रिक्वायर्ड रेट था। 0.8 के बीटा पे आपका रिक्वायर्ड रेट 7.2% था। तो अब आप इस ग्राफ पर 0.8 के बीटा के सामने एक पॉइंट जनरेट करें जो 7.2 वाई एक्सिस से आ रहा हो। सिर्फ पॉइंट लगाइएगा एक बस। सही हो गया सर। क्रिएट कर लिया पॉइंट आपने? जी सर। जी सर। 0.8 बीटा रखा होगा, 7.2 रिक्वायर्ड रेट है। इन दोनों से लाइन लेकर जाए, जहां मैच कर जाए वहां एक पॉइंट ड्रॉ कर दे, खाली पॉइंट जनरेट कर दे। अच्छा, एक पॉइंट हमें मिल जी गया। अब हमें कोई एक और पॉइंट चाहिए ताकि हम लाइन का एंगल मालूम कर सकें। आ रही बात समझ में? जी सर। अच्छा, वो जो दूसरा पॉइंट है ना वो स्टॉक ए का हमारे पास है नहीं। तो दूसरा पॉइंट अगर ना हो तो बड़ा आसान सोल्यूशन होता है कि x को 0 मान लें तो y का पॉइंट क्रिएट हो जाता है। x 0 पे y की वैल्यू y इंटरसेप्ट कहलाती है, जो कि इस सवाल में k आ रहा है। जी सर। तो अब आप x यानी बीटा आपने जो 0 रखा हुआ है उस 0 पर जाकर k आ रहा है 4% था ना सवाल में? जी सर। जी सर। तो 4% पे एक पॉइंट लगा दें अगेन वाई एक्सेस वाली लाइन पर। जीरो के ऊपर। हाँ हाँ, 0 वाली लाइन पर, मतलब जो एक्स बीटा 0 है और वाई एक्सेस के ऊपर जहां 4% आ रहे हैं वहां एक पॉइंट जनरेट कर दें। जी सर हो गया। कर दिया? जी जी सर। अब 2 पॉइंट आ गए। एक पॉइंट है जब बीटा 0.2 है तो 7.2 रिक्वायर्ड रेट का एक पॉइंट आ गया। दूसरा पॉइंट जब बीटा 0 है तो आपके पास रिक्वायर्ड रेट का पॉइंट आ गया 4% पे, जो वाई एक्सेस पर ही लगाया होगा आपने। इन दोनों पॉइंट को स्केल से मैच वो कर दें, ड्रॉ कर दें एक लाइन दोनों पॉइंट को मिलाकर। जी सर। कर दी लाइन? जी सर। ठीक है। इस लाइन का एंगल कैसा बन रहा है? सर थोड़ी ऊपर की तरफ जा रही है। ऊपर जा रही। अपवर्ड स्लोपिंग है ना? जी जी सर। ठीक है। तो इस लाइन को कहते हैं बेटा एस एम एल, आगे लिख लें कॉर्नर में इसकी जगह पे। दिस इज व्हाट एस एम एल, सिक्योरिटी मार्केट लाइन। सर जी
इसका हमेशा अपवर्ड स्लोप ही होगा। हमेशा अपवर्ड स्लोप होगा, उसकी वजह भी मैं बता देता हूँ। फिलहाल तो ये समझ लें, ये एसएमएल लाइन ड्रॉ करना आ गई। जी सर। अच्छा, ये बेटा हमने कौन से स्टॉक की है? स्टॉक ए। स्टॉक बी की अलग होगी। समझ में आ रही बात? जी सर। अच्छा, अब आप इसी ग्राफ पर स्टॉक बी की मुझे करके बताएं। इसी ग्राफ पे वैल्यू सारी आपके सामने मौजूद है, आपने सिर्फ प्लॉट करना है पॉइंट। जी सर। 0.2 पर हम 4.8 का पॉइंट लेंगे। गुड, बिल्कुल सही है। और दूसरा पॉइंट 4 का। दूसरा पॉइंट वही होगा 0 पर 4% का। जी। अब इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ करें आगे तक, जहां तक पहली लाइन जा रही है उसी तक, उधर ही तक इसका एंगल बनाएं। सर इंटरसेप्ट कर रही हैं आपस में। सॉरी, आपस में कट कर रही हैं। वो करने का उसका इशू नहीं है। बना ली? जी सर। इसको हम अगेन कहेंगे एस एम एल, बट ये बी की है और वो पहली एस एम एल ए की थी। सर ये ए से ऊपर जा रही है। उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। डन सर। एक दूसरे को कट करती हुई जा रही हो उसका कोई इशू नहीं है, दोनों के एंगल अलग अलग होंगे। एंगल अलग अलग। बना लिया? जी सर। ठीक है, ये दोनों एसएमएल आ गई, एक स्टॉक ए की आ गई, एक स्टॉक बी की आ गई। अब आप चाहें तो एसएमएल पोर्टफोलियो की भी बना सकते हैं, ठीक है, इसी के ऊपर। लेकिन फिलहाल पोर्टफोलियो छोड़ दें, अभी हम दो पर रखते हैं, एसएमएल ए और एसएमएल बी आ गई। अच्छा, अब ये अभी अनस आपने एक सवाल पूछा था कि एसएमएल का स्लोप हमेशा अपवर्ड स्लोपिंग होगा, जी यही पूछा था ना आपने? जी सर। ठीक, इसका जवाब बेटा ये है कि बीटा जो है ना वो रिस्क फैक्टर है, सेंसिटिविटी ऑफ स्टॉक बताता है, जो कि रिस्क को पास थ्रू कर रहा होता है स्टॉक पर। तो अगर ये रिस्क फैक्टर है और आपका रिक्वायर्ड रेट वहां उस पर डिपेंडेंट है, तो जितना बीटा बढ़ाएंगे, रिस्क जितना बढ़ाएंगे, रिक्वायर्ड रेट्स भी बढ़ते चले जाएंगे या नहीं? जी बढ़ेंगे। बढ़ेंगे। तो ये हमेशा ऊपर स्लोपिंग ही होगी। ये तो कभी नहीं हो सकता कि आप रिस्क बढ़ाएं और रिटर्न्स कम होना शुरू हो जाए। नो। नहीं। ठीक है, तो एसएमएल की लाइन का इनका जो पॉजिटिव कर्व है, रिलेशनशिप है। जी इनका पॉजिटिव रिलेशनशिप है। पॉजिटिव रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन की वजह से हमेशा ये अपवर्ड स्लोपिंग ही होगा। अच्छा, इस लाइन को ग्राफ पे प्लॉट करने का बेनिफिट क्या होता है? जिस बीटा पे चाहे अब आप एक्सपेक्टेड रेट कैलकुलेशन के बगैर कैलकुलेट कर सकते हैं। आई बात समझ में? जी सर। मिसाल के तौर पे आपने 0.8 बीटा पर रिक्वायर्ड निकाला 7.2,
और 0 पर निकाला 4, लाइन ड्रॉ कर दी। अब मैं कह रहा हूं फर्ज करें बीटा 0.4 हो जाता है ए का, तो रिक्वायर्ड रेट क्या होगा? आप 0.a से लाइन तक एक पॉइंट जनरेट करें और उसके सामने उसका रिक्वायर्ड रेट चेक कर लें क्या होगा। जी सर। ठीक है, तो आपको बड़ी आसानी हो जाएगी इस लाइन की मदद से कि बीटा की वैल्यू पता है, रिक्वायर्ड रेट तक पहुंच सकते हैं, रिक्वायर्ड रेट पता है तो उससे बीटा तक पहुंच सकते हैं। यस सर। ये है बेटा इस पूरे चैप्टर के अंदर। अब ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया, सही। ठीक है सर। रिस्क एंड रिटर्न का चैप्टर अब हमारा मुकम्मल हो गया। अब आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने पास पेपर से, और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर हम जो है वो अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और नया चैप्टर होपफुली हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल या कैपिटल बजटिंग के नाम से है वो होगा। लेकिन नेक्स्ट क्लास तक इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम जो इशू आ रहे हैं उसको सॉल्व कर लेंगे। मैं इसको बोर्ड वर्किंग चूंकि मुझे करवानी है, अभी तो मैं डिक्टेट करवा रहा हूँ, इसमें शायद आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही हो। प्रॉब्लम आ रही है डिक्टेट करवाने में? सर वो फॉर्मूले में जैसे आ रही होती है, आप जैसे लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, बाकी तो कुछ मसला नहीं है। लेकिन मुझे समझाने में बहुत प्रॉब्लम आ रही है। जी सर। क्योंकि सामने एक चीज लिखी हुई होती है ना, तो उसको एक्सप्लेन करना होता है, तो अब वो डिक्टेट करवाने में वो बात नहीं आ पाएगी। तो फिलहाल कोशिश तो की कि जितना स्लो स्लो करके हम कर सके। होपफुली आपको आज का समझ में भी आया होगा। ठीक है, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास से हम बोर्ड वर्क अपना करेंगे, बोर्ड के थ्रू ही मेंटेन करेंगे इस चीज को, तो जो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ रहा है वो भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं जी। तो सर ये रिकॉर्डिंग प्रोवाइड हो सकती है? जी जी, ये रिकॉर्डिंग मौजूद है, इसको लेक्चर को मैंने रिकॉर्ड भी कर लिया है। अब आप ये मैनेजमेंट से जब चाहें इसको ले सकते हैं। सर थैंक यू। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।